तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली क्या है कि वो सारे ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशंस में हेल्प कर रहा हो या इनहेल में या एक्सहेल में हेल्प कर रहा हो, वो टोटल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का पार्ट है। अब ये पार्ट जब आया तो और हैप है तो हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोथ पार्ट्स पढ़ना है। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिजियोलॉजी में उनका वर्क पढ़ना है। तो अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो बना है तो क्या क्या चीज का बना है, तो नोस्ट्रिल्स है, नेजल चैम्बर है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, एपिग्लॉटिस है, ट्रैकिया है, ब्रोंक्यूल्स है और लास्टली लंग्स। तो अब ये टोटल चीज क्या क्या फंक्शंस है, रेस्पिरेशंस कैसे होता है, सिर्फ एक्सेल और इनहेल रेस्पिरेशंस नहीं है, दैट इज ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन कुछ और चीज है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशंस में डिफरेंस क्या है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस क्या है, तो ये टोटल चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो पहला हम आते हैं, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशंस, तो दोनों को हम कभी कभी कंबाइन कर लेते हैं कि रेस्पिरेशंस और ब्रीथिंग एक चीज है, बट दोनों एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। दोनों पे अगर आप जाते हैं तो मेनली ब्रीथिंग क्या है कि सिर्फ एक प्रोसेस है, फिजिकल टाइप का प्रोसेस है या बायोफिजिकल प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज बायोफिजिकल प्रोसेस, जिसमें मेनली क्या होता है कि सिर्फ इनहेल और एक्सेल, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। अब फिर रेस्पिरेशंस क्या है, तो रेस्पिरेशंस एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है। और बायोकेमिकल प्रोसीजर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं और बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है। और वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, कार्बन है, शुगर है, वट उसको क्या करता है, तोड़ता है, कमर्शन करता है और उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी। ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशंस। ब्रीथिंग में सिर्फ दो प्रोसीजर था, इनहेल और एक्सेल, बस और कुछ काम नहीं था। लेकिन रेस्पिरेशंस में तीन स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस साइकिल। ये तीनों आप चीज पढ़ चुके हैं आप बायोकेमिस्ट्री में, या जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लेटर ऑन पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, ईटीएस साइकिल क्या है। तो तीनों का अगर आप देखते हैं तो मेनली आपको क्या मिलता है, तीनों में क्या मिलता है, एक सिमिलरिटी क्या है कि एटीपी जनरेट होता है, एनर्जी। एनर्जी जनरेट मिलता है। एटीपी हमको स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एटीपी का जनरेशन होता है, तो एनर्जी मिलता है हमको रेस्पिरेशन से। ब्रीथिंग से सिर्फ एक्सेल और इनहेल होता है। दोनों का एक्शंस का बात करें तो ब्रीथिंग क्या है, दोनों प्रोसीजर है, वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री भी है। सांस ले रहे हैं, एक्सपेल आउट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और कुछ चीजें अपनी मर्जी से नहीं भी होता, यहाँ तक तो सांस लिए अंदर में फिर क्या हुआ, लंग्स अप टू, वो हमारी मर्जी के विरुद्ध है। लेकिन रेस्पिरेशन टोटली इनवॉलेंट्री एक्शंस है, जो कहाँ स्टार्ट होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स में होता है, सेल्स में जाके टूटता है जो भी, तो वो टोटली इनवॉलेंट्री प्रोसीजर है, उस पर आपका कोई वर्चस्व नहीं है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस है, तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ, ईटीएस है, ये सारा क्या है, प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, टूटना जुड़ना वाला प्रोसीजर है ग्लाइकोलाइसिस। तो मान लीजिए अगर ये इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं होता तो मोस्टली जो भी काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स हमारे अंदर है, डिजीज है हमारे अंदर, वो क्यों है, मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ी की वजह से, कोई एंजाइम्स काम नहीं किया, ग्लाइकोलाइसिस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, या बीच का एक एंजाइम्स गड़बड़ है। तो अगर ये वॉलेंट्री प्रोसीजर होता तो किसी को जनरली बीमारी नहीं होता, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होता, कोई डिसऑर्डर्स नहीं होता, लेकिन ये इनवॉलेंट्री प्रोसीजर है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, ब्रीथिंग्स में जनरली ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स बॉडी में जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशंस में मेनली क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रहा है हमको, लेकिन ब्रीथिंग में वैसा कुछ नहीं है, कोई एनर्जी वनर्जी नहीं मिलता है। रेस्पिरेशंस में एनर्जी मिलने के लिए ही यह प्रोसीजर होता है। उसके बाद ब्रीथिंग कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई केमिकल्स का, कोई एंजाइम्स का, लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ही पढ़े हैं तो 10 स्टेप्स पढ़े हैं ग्लाइकोलाइसिस में आप। उसके बाद ब्रीथिंग के लिए ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स है, नोज है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, और रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स में। ठीक है, तो ये टोटल था ब्रीथिंग और क्या बोलते हैं रेस्पिरेशंस में डिफरेंस बोलिए, या एक एक व्यू था कि क्या होता है रेस्पिरेशन और क्या होता है हमारा ब्रीथिंग।
अब हम एनाटोमी में आते हैं, तो एनाटोमी में क्या क्या है कि जहां जहां जो जो ऑर्गेन्स इन्वॉल्वमेंट है इन दोनों प्रोसीजर में, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली सांस ले रहे हैं तो नोज से हम स्टार्ट किए, फिर आगे गया लेरिंग्स आया, ट्रैकिया आया, ब्रोंकस आया, ब्रोंकल, फिर फाइनली डिवाइडेड हुआ ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स कहाँ जाके गया? लंग्स में गया। लंग्स भी दो है हमारा, तो जो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट लंग्स, और राइट है तो राइट लंग्स। उसके बाद किस पे सिचुएशन है? डायफ्रागम। तो ये टोटल चीज हमारे एनाटोमी के अंदर आया। तो यहाँ तक मेरे को नहीं, किन्हीं को कोई क्वेश्चंस है? नो मैम। ओके, उसके बाद फिर हम थोड़ा क्विक वे में जा रहे हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हो चुका है, 2 क्लासेस हो चुका है रेस्पिरेशन का। तो अब ये नोज है, तो नोज नाक सभी लोग देख रहे हैं। तो नोज में क्या है कि फर्स्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेप्टा है, तो आपका यहाँ पे भी राइट में है और लेफ्ट में। उसके बाद ये जो ओपनिंग्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। और उसमें 2 सेप्टा है जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम्स। अब इसका मेन काम क्या है? नेजल कैविटी का ये जो नाक है, तो फर्स्टली क्या काम है? एयर इनहेल करना, इनहेल करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स, एयर, हमारे हेयर्स प्रेजेंट है हमारे नोज में, तो वो क्या कर रहे हैं कि एयर को फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर कर रहे हैं, एयर को फिल्टर कैसे करेगा? तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको फिल्टर आउट करके हमारे लंग्स तक भेज रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि सर्द हवा भी, तो उसको थोड़ा वार्म अप कर रहा है, हमारे बॉडी के अनुकूल बना रहा है, उसके बाद वो जा रहा है। उसके बाद क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब्स है प्रेजेंट है, तो उससे हमको सूंघने का क्षमता प्रतीत होता है, तुरंत कोई भी चीज हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, क्या स्मेल आ रहा है। तो ये सब चीज काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेयर्स। नेयर सेम चीज है, इसका ज्यादा वो कुछ नहीं है। उसके आगे आगे जो बढ़ते हैं वो दैट इज नेयर्स, और उसके आगे फेरिंग्स। तो फेरिंग्स हम टोटली पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, कहाँ पढ़े? डाइजेस्टिव सिस्टम्स में फेरिंग्स पढ़े हैं। तो फेरिंग्स भी एक पैसेज वे का काम करता है, उससे ज्यादा काम नहीं करता। जो काम वहां पे कर रहा था कि पैसेज का काम कर रहा था, एक ट्यूब का काम कर रहा था, जाने का काम कर रहा था, तो वहां यहाँ पे भी विंड को ले जाने का ही काम करता है। जो फेरिंग्स यहाँ पे क्या है कि वहाँ इसोफेगस के साथ जुड़ जाता है, यहाँ पे आगे चल के फिर बंटवारा हो जाता है, फ्रूट्स का अलग और विंड का अलग। तो यहाँ पे क्या होता है? लेरिंग्स से मिल जाता है। तो अब ये जो लेरिंग्स है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो हम जानते हैं इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसकी वजह से आपका आवाज रहता है, आवाज निकलता है वटेवर। तो अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा चेंजेस है। आवाज सबका सेम है क्या है? नो मैम। तो यहाँ पे क्या है कि लेरिंग्स का साइजेस में डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत सारे कार्टिलेजेस रहते हैं, तो उस कार्टिलेजेस की वजह से सभी का साउंड प्रोडक्शन अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, फिर भी ठीक है। तो लेकिन आप फिर भी डिस्टिंग्विश क्या करते हैं? लड़का का आवाज अलग रहेगा, लड़कियों की आवाज अलग रहती है। कैसे, क्यों रहता है? क्या एक जैसा रहता है क्या? नो मैम। जनरली आप जैसे वॉइस पे बात करते हैं जिन बिना देखे, तो आपको पता चल जाता है हाँ सामने वाला लड़का है या लड़की है। हाँ, अगर आवाज बदल के बात करें तो वो अलग बात है, बट जनरल केस में नॉर्मली आपको पता चल जाता है। तो वो क्यों पता चलता है? तो लैरिंग्स की वजह से। तो इनिशियली क्या होता है कि हमारा जब बचपन में रहता है, तो बचपन में ज्यादा डिस्टिंग्विश आवाज किसी का नहीं रहता, आदमी का भी वैसे ही रहता, बच्चा का आवाज बच्चा जैसा रहता है नॉर्मली। बच्चा फिर डिफर नहीं करता लड़की है या लड़का है। इनिशियली जब देखेंगे तो बच्चा का आवाज एक जैसा ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र होता है तो लैरिंग्स में चेंजेस होने लग जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेन का जो वॉइस है, मेल का जो वॉइस है, डीपर होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लेरिंग्स में उसका क्या होता है कि अडम्स एप्पल यहाँ पे बहुत लोगों का निकला जो रहता है, तो वो डेवलप होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। कुछ वजह से क्या होता है कि मेल का वॉइस डिपर होने लग जाता है। उसके बाद लैरिंग्स में बहुत ज्यादा कार्टिलेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। और साउंड प्रोडक्शंस देखते हैं, तो साउंड प्रोडक्शंस के लिए एक वीडियो हम शेयर किए हुए थे, अभी देखते हैं यहाँ पे मिलेगा तो। एक मिनट। कुछ दिख रहा है क्या?
यस मैम। यस मैम। ये आप पहले देखिए। पोस्टेरियर राइट। अब हम यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं कोई भी चीज को, तो ये हमारा वोकल कॉर्ड है, ठीक है, लेरिंग्स वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। तो वोकल कॉर्ड है, तो ये क्या है कि ऊपर का व्यू है। तो ऊपर का जो व्यू है, एक मिनट, तो ये हमारे, अगर ऐसे करके कोई लिया गया है व्यू, तो वो हमारा व्यू है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जैसे इनहेल हम करते हैं, तो ये वोकल कॉर्ड्स यहाँ, ये जो दो स्ट्रिंग्स टाइप, जैसे गिटार का स्ट्रिंग्स रहता है, या सिंपल घर में जो धागा रहेगा, आप उसको दो धागा को पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे तो वो कुछ आवाज निकलता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, जैसे हम इनहेल करते हैं तो ये वाइडन हो जाता है, ठीक है। वाइडन हो जाएगा मतलब इसको दो धागा आप समझ के रखिए, तो ये वाइडन हो जाएगा। एक्सेल के जगह पे थोड़ा ये नजदीक आता है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो, या फिर एक्सेल कर रहे हैं या फुसफुसा के बोलते हैं, तो ये थोड़ा पूरा नहीं बंद होता है, थोड़ा बंद होता है। तो दो स्ट्रिंग्स आया तो आवाज कम आई। लेकिन जैसे ही दोनों बहुत ज्यादा आ गया, जैसे कि मान लीजिए एक साथ हो गया, और ये डिपेंड करता है कितना ज्यादा वे में दोनों। अब क्या हुआ कि एक साथ वाइब्रेशंस होने लग गया। इस वाइब्रेशंस के कारण क्या होता है कि साउंड प्रोडक्शंस होता है। तो अब ये जितना ज्यादा कोड खींचेगा उतना हाई पिच का आवाज आएगा, कोड कम खिंचाएगा लो पिच का आवाज आएगा। तो इस टाइप से आवाज आता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों वाइब्रेशंस में आते हैं। तो ये वीडियो हम आपको भेज देंगे, क्योंकि अभी आपको साउंड नहीं जा रहा होगा, बट वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पे साउंड है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये ज्यादा अगर खिंचाता है तो आवाज कैसा आता है, कम खिंचाता है तो आवाज कैसा आता है, ठीक है। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट, तो इस टाइप से हमारा साउंड प्रोडक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया मेनली क्या है कि ये भी पासेस का काम करता है, जो कि फिर फर्दर डिवाइड्स क्या चीज में होता है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में। अब और उसके बाद फिर है हमारा ब्रोंकाई। तो इसका कुछ कुछ है, जैसे कि मान लीजिए ये इसोफेगस के मीडियन प्लेन्स में रहता है, और इसका 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। तो ये है मेनली, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लेरिंग्स हो गया। ये कैसा दिख रहा है आपको, बताइए कैसा दिख रहा है? ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, अगर आप मोबाइल उल्टा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पेड़ ही है, पेड़ ही दिखेगा। उल्टा पेड़ अभी दिख रहा है, अगर मोबाइल उल्टा करके देखेंगे तो ये पेड़ दिखेगा, जिसमें ये क्या दिखेगा, एक स्टेम है, उसके बाद ये क्या ब्रांचेस है, और ये फिर फर्दर ब्रांचिंग्स है। तो यही चीज है हमारा। तो ये जो मोटा तना दिख रहा है स्टेम है, दैट इज ट्रैकिया। उसके बाद ट्रैकिया फिर फर्दर डिवाइडेड होता है दो चीज में, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ब्रोंकाई क्या बोलते हैं, और ज्यादा ब्रांचेस में टूटता है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस में टूटता है। तो उसको ब्रोंकस बोलते हैं, या ब्रोंक्यूलस स्मॉलर यूनिट्स में टूटते जाता है। उसके बाद उस पे क्या लगा रहता है, एल्वुलाई, और यहाँ से ही क्या होता है कि लंग्स में एम्बेडेड होता है। तो अब ये जो हमारा ब्रोंकाई है, तो मेन ब्रोंकाई जहाँ स्टार्टिंग ब्रोंकाई है, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाता है, फिर जो फर्दर ब्रांचिंग है दैट इज टर्शरी ब्रोंकाई, या ब्रोंक्यूल्स स्मॉलर यूनिट्स ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो राइट ब्रोंकस है या लेफ्ट ब्रोंकस है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मेनली थोड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या होगा, तो जो राइट ब्रोंकस है वो क्या है कि थोड़ा वाइडर है, मोटा है। देखिए अब इन दोनों को आप देखेंगे तो ये थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा, मोटा दिखेगा, और ये क्या दिखेगा, थोड़ा शॉर्ट दिखेगा। दूसरा क्या है कि इसका जो साइजेस है, ये छोटा है, ये थोड़ा लंबा है।
तो ये दोनों का एनाटॉमी में थोड़ा डिफरेंस है। और भी डिफरेंस क्या है कि राइट वाला जो ब्रोंकस है ये फर्दर 3 ब्रांचेस में टूटता है, बट लेफ्ट 2 ब्रांचेस में टूटता है। तो ऐसा क्यों होगा? कुछ तो डिफरेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ का जो प्राइमरी वाला ब्रोंकाई है ये थोड़ा मोटा हो गया, ये कम हो गया, ये शॉर्टर हो गया, ये थोड़ा लंबा हो गया। तो ये इसलिए रहता है क्योंकि आपको पता है कि दोनों लिम्स के बीच में क्या सिचुएटेड है, क्या है? हार्ट है, इसीलिए। और हार्ट कहाँ पे है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट लंग्स के हाँ, तो लेफ्ट साइड में है, मतलब लेफ्ट लंग्स की इधर है। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए ये इसका अलाइनमेंट ऐसा होता है, बस, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा इसीलिए दोनों में डिफरेंसेस है, एनाटॉमी में डिफरेंसेस है। उसके बाद ये टोटल चीज हो गया। उसके बाद जो मेन आता है वो है हमारा लंग्स। तो लंग्स 2 है, राइट में जो आएगा राइट लंग्स, लेफ्ट में जो आएगा लेफ्ट लंग्स। तो अब ये फाइनली 2-3 तरह से है, एपेक्स है, बेस है, कोस्टल रीजन है, प्लूरल कैविटीज है। तो हमें पहले इसका फिगर देखते हैं कैसे कैसे क्या है, तब हमको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 लोब्स में टूट रहा है, यहाँ पे 3 लोब्स में टूट रहा है, तो यहाँ पे भी सेम है कि लंग्स भी हमारा एक में 3 लोब्स में टूटेगा, एक में 2 लोब्स में टूटेगा। तो एक बार हम इसका पिक्चर देखते हैं तो उसके बाद पता चलेगा। तो ये हमारा लंग्स है, ये हमारा ट्रेकिया आया, जो ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये ब्रोंकाई आया, लेफ्ट और राइट में दोनों में हो गया। फिर इसका फर्दर ब्रांचिंग्स है। उसके बाद ये जो लंग्स है हमारा, वो क्या है कि प्लूरा, डबल मेम्ब्रेन प्लूरा से क्या बोलते हैं, इनकेव्ड है। उसके बाद प्लूरा के अंदर क्या है, फ्लूइड्स है, ताकि वो उसको फ्रिक्शन से बचाए। लंग्स काफी डेलिकेट है तो फ्रिक्शन से बचाए। और ये किस पे स्टे करता है? डायफ्रागम्स पे। उसके बाद एक और चीज है वो हम देखते हैं, जो एपेक्स पढ़ा आपने, एपेक्स कहाँ पे सिचुएटेड है वो चीज एक बार हम देख लेते हैं। बेस कहाँ है? तो ये लेफ्ट लंग्स है, ये राइट लंग्स है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट्स है उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। लोब है ऊपर का तो ऑब्वियस है कि ऊपर लब्स बोलते हैं। इधर वाला जो पोर्शंस है इसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स के आसपास रहता है, इसलिए इसको कोस्टल सरफेस बोलते हैं। जहां पे डायफ्रागम्स पे लाई करता है, बेस हमेशा वही रहता है कि जहां पे लाई करता है, तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं। लोब्स देखेंगे तो इसमें 3 लोब्स हैं, एक मिडिल लोब्स, ये लोअर लोब्स, और ये अपर लोब्स। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट लंग्स में, तो एपेक्स, कोस्टल सर्विस, बेस तो इसमें भी होगा ऑब्वियस है। बस लोब्स यहाँ पे 2 रहता है, तो 2 लोब्स है, अपर लोब्स और लोअर लोब्स। मिडिल लोब्स कोई नहीं है इसमें। ठीक है, तो यही थोड़ा डिफरेंसेस है दोनों में। फिर हम आते हैं अपने पीडीएफ पे। उसके बाद आता है हमारा एल्वुलाई। तो ये जो एल्वुलाई है वो क्या है, फर्दर यहाँ पे ही, ये जो फर्दर आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा छोटा बलून लाइक शेप्ड है, सैक बोल सकते हैं आप इसको, ये है एल्वुलाई। ये क्यों हमको जरूरत है, क्यों जरूरत है? आप 12th में पढ़े होंगे रेस्पिरेटरी, ये सेम चीज गैसेस के लिए। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इसका काम यही है ना, एक्सचेंज करना। लंग्स का काम यही है, एक्सचेंज करना। तो इसमें कौन हेल्प करता है? एल्वुलाई हमारा। तो ये एल्वुलाई का शेप्स है कि ये फुलता पचकता है, लाइक बलून है, छोटा बलून। अब ये जो है हमारे, इसमें बहुत ज्यादा कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टिव टिश्यूज इंटरकनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा इंटरनर्वेटेड है, बहुत ज्यादा कैपिलरीज है यहाँ पे। तो कैपिलरीज हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो अबाउट, मतलब एक क्या बोलते हैं, तय पैमाना के अनुसार क्या बोलता है कि एडल्ट लंग्स में अबाउट 150 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट है। और ये इसका मेन काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज होने का। तो अब यहाँ पे क्या है कि, और दूसरा क्या है कि जितना ज्यादा ये आगे बढ़ते जाता है, ब्रोंक्यूल्स आगे बढ़ते गया, तो वो उतना ज्यादा थीन होते गया। क्या है, क्वेश्चन है प्रवीण? क्वेश्चन है? हैंड क्यों राइज की हो? मन नहीं लगता तो कुछ भी करता है लोग। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो उतना ज्यादा थीनर होते जाता है। थीनर इसलिए होगा कि ज्यादा ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होते रहे। तो ये था, अब एल्वुलाई था। अब नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी पार्ट्स।
तो एक्सहेल इनहेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेना सांस छोड़ना, मेन है रेस्पिरेशंस में। तो अब हम रेस्पिरेशंस वाला पार्ट में आते हैं, फिजियोलॉजी वाला पार्ट में आते हैं। तो ये टोटल एनाटोमी था। तो एनाटोमी में कोई क्वेश्चन है क्या? प्रवीण कुमार को क्या दिक्कत है? क्वेश्चन है क्या प्रवीण? ओके तो अब यहाँ पे क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में आते हैं, फिजियोलॉजी पार्ट्स में आते हैं। तो फिजियोलॉजी मेनली क्या है कि 4 फेजेस में डिस्क्राइब्ड है। पहले है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इंटरनल रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट लास्ट। यहाँ तक में एनाटोमी पार्ट्स में किन्हीं को कोई क्वेश्चंस है? नो मैम। ओके तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो अब फिजियोलॉजी पार्ट्स देखते हैं। तो ये जो पार्ट्स है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कैपिलरीज ये हम देख लिए कि अपर वाला पार्ट्स में हम जान लिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट है। कैपिलरीज है तो ऑब्वियस बात है कि ब्लड के लिए भी कैपिलरीज होगा, तो वहां पे ब्लड दौड़ेगा। तो यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो कैसे होगा? तो ये एक एल्वुलाई का बड़ा रूप है। तो अब ये कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज है तो उसमें क्या होगा? ऑब्वियस ब्लड होगा। ब्लड है तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी चीज होगा। तो और हम एक चीज जानते हैं, आरबीसी में हमारा क्या है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में हेम ग्रुप है, और ये हेम ग्रुप का ही मेन काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन मेन काम यही है, ये हम जानते हैं पहले से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन आया, वो क्या हुआ? आरबीसी के साथ मिला और दूसरे वेन्स में गया, जहां पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स देना होगा। उसके साथ क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसमें प्रेजेंट होगा ऑलरेडी, जिस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स में प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगा? वो भी यहाँ पे एक्सचेंज होगा, दोनों का एक्सचेंज होगा। अब ये एक्सचेंज कैसे होगा, क्यों होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उसी में रह जाता, ऑक्सीजन का ही क्यों हुआ? ऑक्सीजन नहीं जाता, ऑक्सीजन को नहीं करता। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। हाँ, पार्शियल प्रेशर्स के कारण होता है कि ये अब देखे हैं कि क्या होता है कि जहाँ पे हाइयर रहता है वो लोअर की इधर जाना चाहता है। तो इसी चीज के लिए यहाँ पे ये चीज एक्सचेंज होता है। तो फर्स्टली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो फर्स्ट पार्ट है ये रेस्पिरेशन का, लंग्स में ये होता है। एल्वुलाई में हो रहा है तो ऑब्वियस लंग्स में हो रहा है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट हमारा एल्वुली और ब्लड वेसल्स के दोनों के बीच में हुआ। एल्वुली यहाँ पे बहुत सारा कैपिलरीज है तो उन दोनों के बीच में हुआ। तो अब इंस्पिरेशन जैसे हम क्या बोलते हैं, इनहेल किए, तो इनहेल किए तो ऑक्सीजन इनहेल किए हम। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनहेल जैसे ही किए तो लंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज है उसकी तुलना में, ब्लड कैपिलरीज है और उसकी तुलना में लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो उसलिए क्या है कि जो ज्यादा है वो दूसरे को डोनेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए ये इससे ले लेगा। और वहीं पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और लंग्स में कम होगा, क्योंकि वहां पे तो इनहेल की है, इनहेल तो हम ऑक्सीजन की है, तो लंग्स में तो ऑब्वियस कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो इसीलिए ये एक्सचेंज होता है। इसी कॉन्सेंट्रेशंस को, इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन करने के लिए ये चीज प्रोसेस में रहता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ चीज ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि आप किसी और को देंगे वो चीज, दूसरे के पास जो चीज है उससे आप वो चीज लेना चाहेंगे, दैट इज एक्सचेंज। तो यहाँ पे सेम चीज है कि लंग्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, आरबीसी को देना चाहेगा क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन कम है अभी। और दूसरा क्या है कि ये जो आया है इम्प्योर ब्लड्स वटेवर जो भी यहाँ पे दौड़ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये लंग्स में देना चाहेगा जो बाद में एक्सेल हो जाएगा। तो पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यहाँ पे हो रहा है। अब दूसरा क्या हो गया कि चलिए ठीक है, ये वाला प्रोसीजर तो हम समझ गए। ये प्रोसीजर समझने में कोई दिक्कत है? बस एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और CO2 का। ऑक्सीजन आरबीसी में जा रहा है। हाँ बोलिए मैम। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बहुत सारा मतलब कि बहुत एयर सारा इनहेल गैसेस करते करते हैं। हैं, तो हाँ फिर हाँ, तो फिर लेकिन ऑक्सीजन ही मात्राएं ब्लड। मात्राएं ज्यादा रहता है ना ऑक्सीजन का। यस मैम, लेकिन सिर्फ ब्लड ऑक्सीजन ही लेता है ना। हाँ ऑक्सीजन ही लेता है।
क्योंकि ये बाकी हेम फिर ग्रुप रेस्ट है एज ना। इट इज एक्सेल कर देते हैं। एक्सेल कर देते हैं, यस। तो वो क्या है कि ऑक्सीजन वो बाउंड करता है ना, ये जो हेम ग्रुप है वो ऑक्सीजन को बाउंड करता है। वो क्या चीज में बाउंड करता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसका पूरा प्रोसीजर है कि ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा ये या बाउंड करेगा, तो क्या चीज में बाउंड करेगा हेम ग्रुप, एचबी जो हीमोग्लोबिन है वो कैसे बाउंड करेगा वो हम लेटर ऑन ऑक्सी पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो हाँ, जाता है। तो वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि बाउंड कर रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ बाउंड कर रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज किया। तो पहला जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसमें इतना ही हुआ कि ऑक्सीजन आरबीसी में गया और आरबीसी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गया, डिफ्यूजेस कर गया। और ये इसलिए क्यों करता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। अब ऑक्सीजन आ गया ब्लड्स में, तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कैसे क्यों होगा, क्यों मिला ये, तो ये हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत है कि नहीं हो? नो मैम। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हम समझ गए कि आरबीसी के साथ जाके चला गया, और ये भी हम जान रहे हैं कि आरबीसी हमारा क्या कर रहा है कि टोटल 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। आरबीसी इसलिए करता है कि उसमें उसमें हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन को बहुत ज्यादा एफिनिटी है, बहुत ज्यादा प्यार है ऑक्सीजन से, इससे भी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से है। तो लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड यूजुअली हम नहीं लेते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन से प्यार है। तो अब ये एफिनिटी है तो क्या करेगा, अटैच करना चाहेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन को इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दोनों में बहुत ज्यादा एफिनिटी है तो उसको बनाया। अब ये इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया कहाँ तक, लंग्स से दूसरा टिश्यूज जहां पे भी जाना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एफिनिटी है तो ये पूरा क्या बोलते हैं जिंदगी चलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये टोटली अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल है मतलब टूटेगा, ऑब्वियस डिसोसिएट होगा। जैसे अब कब डिसोसिएट होगा, बीच में नहीं डिसोसिएट होगा, लंग से बाहर निकलेगा, टिश्यू में जाएगा, वहां डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलके एक कंपाउंड बना Hb4O8, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब टूटना है, इसको ऑब्वियस टूटना है, ये डिसोसिएट होगा, टूटेगा, फिर दोनों अलग अलग में टूटेगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट इसी टाइप्स में होता है, हीमोग्लोबिन गया किसके पास, ऑक्सीजन गया हीमोग्लोबिन के पास, दोनों एक कंपाउंड बनाया और ले गया कहाँ तक, टिश्यूज तक। अब टिश्यूज में क्या होगा वो लेटर ऑन पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, थोड़ा देर में पढ़ेंगे। तो यहां तक में कोई दिक्कत? यस मैम। क्या दिक्कत है बताइए। नहीं मैम, क्लियर है, बोले ओके, कोई क्लियर दिक्कत है, नहीं। चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में 4 हेम ग्रुप रहता है। तो एक हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। कैलकुलेशंस है, तो नॉर्मली जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मली जो हमारा ब्लड है, तो अगर वो 100 ml ब्लड है तो उसमें अबाउट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट है, ठीक है, नॉर्मली ब्लड्स में। तो ये पार्ट को आप छोड़ दीजिए, नहीं भी याद रहेगा तो कोई बड़ा बात नहीं, इशू नहीं है। तो अब यहाँ तक हम समझ गए कि कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। अब टिश्यूज तक जो पहुंच गया, अब हम जान रहे हैं कि टिश्यू में पहुंचा है तो ऑब्वियस माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में पहुंच गया होगा, रेस्पिरेशन वहीं पे हो रहा है, हम ये जान रहे हैं। टूटेगा कुछ मैक्रोमोलिकुल्स, ये चीज पढ़े हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। तो अब इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, तो चूंकि इससे पहले जस्ट हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना है Hb4O8, ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये जो अनस्टेबल है तो क्या होगा कि जैसे ये टिश्यू में पहुंचा तो ये अनस्टेबल है तो डिसोशिएट कर गया, तो टूट गया, जो जो चीज से बना था वो चीज में टूट गया। तो ऑक्सीजन था, हीमोग्लोबिन था, तो दोनों दोनों टूट गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि टूट तो गया, ठीक है, अब हीमोग्लोबिन कहाँ चला गया, जहां से आया था आरबीसी में वापस जाके मिल गया। फिर वही काम प्रोसीजर, जो पुराना प्रोसीजर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहीं जाके सेम काम करेगा ऑक्सीजन।
और ये सॉरी हीमोग्लोबिन, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन टिश्यू में है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि जो हमारा स्टोर फूड है उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेगा। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये है ना, दैट इज ऑक्सीडेशन। यस मैम। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि हम जान रहे हैं कि फूड कहाँ प्रेजेंट है, फूड ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में है, तो ये जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये हम जानते हैं क्या चीज में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस एटीपी। तो एटीपी वाला पार्ट में टूटा तो ये रेस्पिरेशन कंप्लीट कर दिया, वहां पे कर दिया। ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी में, हम जानते हैं कि कोई भी ग्लूकोज जो भी चीज खा रहे हैं वो हमारा स्टोर हो रहा है, तो ये ग्लूकोज फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर है, इसको ऑक्सीडाइज किया। तो ऑक्सीडाइज किया तो क्या किया, या तो ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, 6 CO2 बनाया, तो ये क्या किया, रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, CO को रखा जो भी इसका मॉलिक्यूल्स था, बाकी क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट्स कर दिया। तो ये हाइड्रोजन को रिमूव किया, दैट इज ऑक्सीडेशन किया। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इससे क्या बन गया, CO2 बन गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हाइक्वल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद हाइड्रोजन बनाया, सॉरी वाटर बनाया और एनर्जी बनाया। तो एनर्जी जो बनाया दैट इज रेस्पिरेशन, यही इसका मेन मोटो था कि हमको एनर्जी इन्वॉल्व करना है, तो अपना इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट कर दिया। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हालांकि इसका मोटो कंप्लीट हो गया है, इसका यही काम था कि फूड को ऑक्सीडाइज करना एंड एनर्जी गेन करना। एनर्जी गेन कर लिया, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। किन्हीं को भी कोई क्वेश्चंस? लेकिन एक पार्ट बच गया, क्या पार्ट बच गया कि वाटर तो ठीक है हमारे बॉडी के लिए हाइड्रेटेड कर देगा, ठीक है, एनर्जी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी कार्बन के लिए, डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट रह गया। हाँ ये वेस्ट प्रोडक्ट है और काफी टॉक्सिक है हमारे लिए, ये हमारे टिश्यूज के लिए काफी टॉक्सिक है। तो अब इसका निकलना तो बनता है, क्योंकि टॉक्सिक रहेगा तो ये हो सकता है हमारे बॉडी में टिश्यूज का डेथ करने लग जाए, नेक्रोसिस करने लग जाए, बहुत कुछ कर सकता है, अपोप्टोसिस करने लग जाए, बहुत कुछ कर सकता है, सेल डेथ कर सकता है, प्रोग्राम सेल डेथ कर सकता है, बहुत सारा डिसऑर्डर्स कर सकता है, टॉक्सिक है। तो क्या होगा कि इस टॉक्सिक को बाहर निकालना है। रेस्पिरेशन यहीं तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमको फूड को ऑक्सीडाइज करना था, उससे एनर्जी गेन करना था, एनर्जी हमको यहाँ मिल गया, लेकिन अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करना है, तो तभी कंप्लीट होगा। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा तो ये कैसे करेगा, उसी फॉर्म में करता है, आरबीसी के फॉर्म में ही करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन था, जिसमें हेम ग्रुप था जो ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वाटर है, प्लाज्मा है, वाटर रहता है प्लाज्मा में, हम जानते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है वो क्या किया कि वाटर को कंबाइन, वाटर जो भी प्लाज्मा है ब्लड्स में, वो क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, क्या चीज के फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। तो ये जो भी था वाटर प्लस CO2, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में, और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो क्या है हमारा, ऋतिक कोई काम धंधा नहीं है तुमको, ग्रुप में लिख रहा है हाय, क्या फायदा हो रहा है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के फॉर्म में हम ही को डिस्टर्ब कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का टॉक्सिक है, वेस्ट है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड्स में, मतलब जो वाटर्स है हमारे ब्लड्स में, वो इसको टेकअप करेगा, किस फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। तो ये दोनों जो पार्ट्स है CO2 प्लस 6CO2H2O, ये क्या है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में कार्बोनिक एसिड बनता है, और इस फॉर्म में वो हमारे लंग्स तक आता है। फिर सेम प्रक्रिया होता है, जैसे ऑक्सीजन अलग हो गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया, वैसे ही ये होता है कि फिर वहां पे वाटर कंटेंट अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है लंग्स में। या एक तो कार्बोनिक एसिड की तरह होता है, दूसरा बाइकार्बोनेट की तरह होता है। तो ज्यादा जो हमारे बॉडी में एक्सेल आउट होता है, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का, वो मोस्टली क्या चीज के फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है। 7% ओनली कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है, बाकी जितना रेस्ट बचा
वो हमारा इस फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, और कुछ एक एमिनो एसिड के साथ भी क्या बोलते हैं कंबाइन अप होके होता है। तो अब ये जो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में कैसे हुआ, तो बाइकार्बोनेट्स आयन जो भी प्रेजेंट है इधर इन फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम जो भी फॉर्म है, तो वो उसके साथ क्या करेगा, कंबाइन अप करेगा, फिर जाएगा लंग्स में, फिर डिसोसिएट हो जाएगा, जो जो आयंस था उसमें अलग हो जाएगा, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट हो जाएगा। या फिर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप्स में एमिनो एसिड प्रेजेंट है तो उसके साथ कंबाइन कर लेता है, तो उसके साथ कंबाइन करेगा, फिर वो जाएगा लंग्स तक। लंग्स में क्या होगा कि फिर वो डिसोसिएट हो जाएगा, एमिनो एसिड बाहर निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट हो गया। तो इस टाइप से ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेल आउट होता है हमारे बॉडी से। उसके बाद कुछ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है, लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटीज। तो 1 मिनट बचा है, तो आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चंस? नो मैम।